सोचिए, अगर हमको पता चल जाए कि हम इंसानों को किसने बनाया, क्यों बनाया, किस लिए बनाया, तो क्या होगा? इस पूरी दुनिया में शायद हड़कंप मच जाएगा और जो तरह तरह की धारणाएं बनी हुई हैं, उनका अस्तित्व ही मिट जाएगा। आखिर ये दुनिया, ये ब्रह्मांड में हम इंसान आए कहां से? इस पृथ्वी पे हम कैसे पहुंचे? क्या हमसे पहले भी इस पृथ्वी पर कोई हम जैसा ही था, या हमने ही इस पृथ्वी पर इनके रहवासियों को मरकर कब्जा कर लिया था? क्या ईश्वर होता भी है या बस इंसान के मन का भ्रम है? अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे संभव हो सकता है, जो बात आज तक वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं को भी नहीं पता, वो अचानक कैसे सामने आ सकती है। तो चलिए हम आपको बता देते हैं कि हाल ही में वैज्ञानिकों ने उन सबूतों और दस्तावेजों को पढ़ने में महारत हासिल कर ली है, जो करोड़ों साल पहले के इंसान लिख कर गए थे, परंतु उन्हें कोई आज तक समझ नहीं पाया था। ये सबूत दुनिया के सबसे पुराने मानव सबूत है, जो बता सकते हैं कि उस समय के मानव को अपने और आसपास की दुनिया के बारे में क्या क्या पता था, क्योंकि इतने पुराने दस्तावेज इंसानों के बारे में इंसानों के ही द्वारा लिखे गए करोड़ों साल में नष्ट हो गए थे। परंतु ये बचे हुए अवशेष हैं, जो अगर खुलेंगे तो ऐसे ऐसे राज्य सामने आने वाले हैं जिन्हें शायद आप और हम झेल भी न सके। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और पूरा जरूर देखिएगा, और आखिर में अपनी राय कमेंट सेक्शन में देना न भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। नंबर 1, कैनियन रॉक बीइंग्स। जब चट्टानों पर मेहमान उतर आए। हमें हमेशा यही बताया गया कि गुफाओं और चट्टानों पर बनी पुरानी पेंटिंग्स बस शिकार, जानवरों और रोजमर्रा की जिंदगी का रिकॉर्ड थीं। लेकिन कुछ जगहों पर जो चित्र मिलते हैं वो इस सिंपल वाली सोच को तोड़ देते हैं। कोलोराडो प्लेटो के इलाके में, खासकर कोलोराडो रिवर के आसपास की रेतीली हल्की रंग की चट्टानों पर ऐसे रॉक आर्ट पैनल्स मिलते हैं जिन्हें बैरियर कैनियन पिक्टोग्राफ्स कहा जाता है। इनका सबसे बड़ा झटका ये है कि यहाँ सिर्फ जानवर नहीं बने, यहाँ ऐसे प्राणी बने हैं जो इंसान जैसे लगते हैं लेकिन इंसान भी नहीं लगते। कई चित्रों की उम्र करीब 5000 साल बताई जाती है, यानी उसी समय के आसपास जब दुनिया के दूसरे हिस्से में लोग वेल्स से पत्थर खींचकर इंग्लैंड में स्टोनहेंज बना रहे थे। लेकिन कहानी वहां खत्म नहीं होती। कहा जाता है कि यहाँ कुछ पेंटिंग्स इससे भी पुरानी हैं, 9000 साल से ज्यादा। मतलब ये उन शुरुआती इंसानों के समय की हैं जो इस इलाके में सबसे पहले आए थे। अब आप खुद सोचिए, 9000 साल पहले का इंसान अगर किसी ऐसी चीज का सामना करे जो उसकी समझ से बाहर हो, तो वह उसे कैसे याद रखेगा? उसके पास कैमरा नहीं, किताब नहीं, लिखाई का सिस्टम नहीं, उसके पास बस पत्थर की दीवार और रंग बनाने की जुगाड़। इसलिए अगर उसने कुछ अनजाना देखा तो वो उसे दीवार पर उतारेगा, और ठीक वैसा ही एहसास इन पेंटिंग से आता है। बैरियर कैनियन में कई आकृतियां ऐसी हैं जिनका आकार करीब 8 फुट तक दिखाया गया है। कुछ मानवाकार हैं पर उनके हाथ पैर नहीं हैं, कुछ के शरीर बहुत लंबे हैं पर चेहरा ऐसा कि पहचान ही न बने। और जो सबसे ज्यादा ध्यान खींचता है वो है उनकी आंखें। कई फिगर्स की आंखें बहुत बड़ी, उभरी हुई और एकदम अलग तरह की लगती हैं। सामान्य इंसानी चेहरे का जैसा नेचुरल लुक होता है वो यहाँ नहीं दिखता। कई आकृतियों के शरीर पर अजीब डॉट्स और टेढ़ी मेढ़ी जिगजैग लाइनें बनी हैं। अगर आप इसे सिर्फ सजावट माने तो भी सवाल उठता है कि ये पैटर्न इतने खास क्यों हैं। और अगर आप एलियन बायस में देखें तो ये पैटर्न कुछ कुछ सूट या कवरिंग जैसे लगते हैं, जैसे शरीर को ढकने वाली कोई परत हो। यहीं पर 2 लाइनें बन जाती हैं। एक तरफ रिसर्चर कहते हैं ये स्पिरिट है, पूर्वजों की आत्माएं हैं, या किसी तरह की धार्मिक / आध्यात्मिक चीज है। दूसरी तरफ जो एलियन वाली सोच रखते हैं वो कहते हैं ये देवता नहीं, ये आए हुए लोग हैं। और सच ये है कि किसी के पास ऐसा सबूत नहीं है जो बात को हमेशा के लिए बंद कर दे। इसलिए ये चित्र सवाल बनकर रह जाते हैं। एक पैनल का जिक्र आता है जो ग्लेन कैनियन नेशनल रिक्रिएशन एरिया यूटा के वेन काउंटी में बताया जाता है।
वहां एक बड़ा सा प्राणी दिखता है जिसके कंधे पर किसी जानवर जैसी आकृति बनी है। उस बड़े प्राणी के शरीर पर डॉट्स और जिगजैग पैटर्न है। रिसर्चर इसे स्पिरिट मानते हैं कि शुरुआती लोग अपने पूर्वजों की आत्माओं को ऐसे दिखाते थे, लेकिन एलियन बायस में देखें तो यह एक एनकाउंटर जैसी चीज भी लग सकती है, जैसे किसी ने किसी बहुत अलग किस्म के अस्तित्व को देखा हो और उसका सबसे यादगार सीन पत्थर पर उतार दिया हो। अब एक और बात, इन पैनल्स को देखने के लिए हर जगह आपको आसानी से रास्ता नहीं मिलता। बताया जाता है कि कई पेंटिंग्स दूर दराज इलाकों में हैं, जहां जाने के लिए थोड़ा ऑफ रोडिंग करनी पड़ती है। और यहाँ एक दिलचस्प पैटर्न सुनने को मिलता है। जो पैनल जितना ज्यादा दूर और टूरिस्ट ट्रेल से बाहर, वो उतना ज्यादा अजीब, यानी भीड़ भाड़ वाली जगहों पर आपको सामान्य चीजें ज्यादा दिखेंगी और अंदर बाहर की कटिंग, कैनियन की ऊंची दीवारों के जंक्शन पर आपको ज्यादा रहस्यमय चित्र मिलेंगे। एलियन थ्योरी वाले लोग इसी पर टिकते हैं कि अगर किसी को सच में कोई अनहोनी चीज दिखी हो तो वह उसे सामान्य जगह पर नहीं, किसी खास जगह पर बनाएगा। इन अजीब मानवाकारों में एक और बात बताई जाती है, बहुत सारे फिगर्स में आंखें ही नहीं हैं। कहा जाता है कि इन अजीब एंथ्रोपोमॉर्फिक फिगर्स में सिर्फ करीब 20% के पास आंखें दिखाई देती हैं। ज्यादातर में कान नाक भी नहीं। कुछ के हाथों में सांप बने हैं, जैसे वो उन्हें पकड़े हुए हों, पर वजह समझ नहीं आती। ये सब मिलकर एक ईरी यानी अजीब सा माहौल बनाता है, जैसे आप किसी कहानी के अंदर चल रहे हों, लेकिन कहानी का मतलब गायब हो। और फिर वो मिश्रण आता है जो दिमाग को और उलझाता है। कई सुपरनैचुरल जैसी आकृतियों के आसपास पक्षियों की पेंटिंग्स भी हैं, बतख, हंस, गीज, सब शांत, सामान्य। और फिर अचानक एक ऐसा चित्र दिख जाता है जिसमें पंखों वाला एक नेत्र गोलक जैसा कुछ है। यह कंट्रास्ट बहुत तेज है, जैसे एक तरफ रोजमर्रा की दुनिया, दूसरी तरफ कुछ जो इस दुनिया का नहीं। एलियन बायस में इसे ऐसे देख सकते हैं कि कलाकार अपनी सामान्य लाइफ भी दिखा रहा है और साथ ही उस अजीब चीज को भी जिसने उसे अंदर तक हिला दिया। अब आते हैं रंग बनाने की बात पर। इन चित्रों का रंग ज्यादातर गहरा लाल बताया जाता है और एक लाइन ये भी आती है कि एक्सपर्ट्स सोचते हैं कि उन्होंने खून और मिट्टी को मिलाया और मूत्र को बाइंडर की तरह इस्तेमाल किया। सुनने में यह आज अजीब लगता है, लेकिन इससे एक और बात भी निकलती है, ये पेंटिंग साधारण नहीं थी। अगर सच में ऐसा मिश्रण हुआ तो ये काम किसी खास मौके के लिए रहा होगा। एलियन बायस में लोग यहां भी जोड़ देते हैं कि अगर किसी चीज को याद रखने और गंभीर तरीके से दर्ज करने की जरूरत पड़ी तो ऐसे ही भारी तरीके अपनाए जाते हैं। और सबसे बड़ा धक्का यह है कि हमें इन लोगों के बारे में बहुत कम पता है। उन्हें आज बैरियर कैनियन पीपल कहा जाता है, लेकिन वे खुद क्या कहलाते थे कोई नहीं जानता। कहा जाता है कि वे खेती नहीं करते थे। उनकी कोई खास वास्तुकला, कोई बड़े घर, कोई शहर जैसी चीज सामने नहीं आती। यानी इतिहासकारों को उनके होने का सबसे बड़ा सबूत यही रॉक पैनल्स हैं। इस बात का मतलब यह भी हो सकता है कि उनका सबसे बड़ा काम यही था, पत्थर पर संदेश छोड़ना। इन पैनल्स में उस सबसे बड़ा और मशहूर उदाहरण ग्रेट गैलरी बताया जाता है, जो हॉर्सशू कैनियन में है। कहा जाता है कि यह करीब 300 फुट लंबा है और इसमें 80 से ज्यादा जीवन आकार की आकृतियां हैं। एक विजुअल आर्टिस्ट डेविड सुचेक ने इन्हें यूटा के पहले एक्सप्रेशनिस्ट पेंटर्स जैसा कहा। यह भी बताया जाता है कि उन्होंने और उनकी टीम ने सालों पहले इस स्टाइल के करीब 60 आर्ट साइट्स डॉक्यूमेंट किए थे और अब ऐसी साइट्स 450 से ज्यादा हो चुकी हैं। यानी यह कोई एक जगह का हादसा नहीं, यह एक बड़ी परंपरा या एक लंबी कहानी का हिस्सा लगता है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्यों? आखिर इन लोगों ने खुले कैनियन की दीवारों पर इतने बड़े आकार में इन अजीब प्राणियों को क्यों बनाया? क्या वे अपने पूर्वजों की पूजा कर रहे थे? क्या वे अपने सपनों में देखी चीजों को दिखा रहे थे? क्या ये किसी अनुष्ठान का हिस्सा था? या फिर सच में कोई विजिटर आया था, कोई ऐसा जो इंसान नहीं था
और उसी को उन्होंने पत्थर पर उतार दिया। एलियन थ्योरी वालों को यह बात इसलिए भी पकड़ में आती है क्योंकि ये फिगर्स सिर्फ डरावने नहीं हैं, ये बहुत खास तरह से अलग हैं। जैसे किसी ने जानबूझकर उन्हें नॉन ह्यूमन दिखाने की कोशिश की हो। हाथ पैर गायब, चेहरा फीचरलेस, बड़ी आंखें, शरीर पर पैटर्न, ये सब एक साथ मिलकर कोइंसिडेंस कम और डिजाइन ज्यादा लगते हैं। और अगर आप यह मान लें कि किसी समय पर इंसानों ने किसी बाहरी चीज को देखा, तो सबसे आसान तरीका यही है कि वे उसे गॉड या स्पिरिट समझ लें, क्योंकि उनके पास दूसरी भाषा नहीं थी। इसलिए आज हम जो बहस करते हैं, एलियन या देवता, वो शायद उसी पुराने कंफ्यूजन का मॉडर्न वर्जन है। सच ये है कि इस सवाल का कोई आखिरी जवाब अभी नहीं है। यह भी संभव है कि ये शमनिक अनुभव हो, जहां इंसान ट्रांस में जाता है, अजीब आकृतियां देखता है और उन्हें चित्रित कर देता है। यह भी संभव है कि ये प्रतीक हों, ऐसे संकेत जिनका मतलब उस संस्कृति में बहुत साफ रहा होगा। लेकिन यह भी उतना ही संभव है, कम से कम एलियन बायस में, कि ये चित्र किसी मुलाकात की याद हो, ऐसी मुलाकात जिसने उस समय के लोगों पर इतना असर डाला कि उन्होंने पत्थर की दीवारों को रिकॉर्डिंग बना दिया। और यही इस पूरे हिस्से का असली रोमांच है। ये पेंटिंग्स आपके सामने सब कुछ दिखाती हैं, फिर भी कुछ नहीं बताती। वे आपको एक साफ सवाल देकर छोड़ देती हैं। हमारे पूर्वज आखिर क्या देख रहे थे, और क्या वे सच में अकेले थे? नंबर 2, वांजना फिगर्स। ऑस्ट्रेलिया की चट्टानों पर आकाश से आए चेहरे। अमेरिका के कैनियन पिक्टोग्राफ्स देखकर अगर आपके दिमाग में ये क्या है वाला सवाल उठता है, तो ऑस्ट्रेलिया के किम्बरली रीजन में जाकर वही सवाल और तेज हो जाता है। यहाँ गर्म और मुश्किल जंगलों के बीच चट्टानों पर बने कुछ चेहरे और कुछ मानवाकार ऐसी चीज हैं जिन पर आज भी बहस खत्म नहीं होती। इन आकृतियों को वांजना कहा जाता है, और ये सिर्फ पेंटिंग नहीं है, ये वहां के लोगों की याद, उनकी परंपरा और उनके आकाश से जुड़े विश्वास का हिस्सा है। किम्बरली क्षेत्र बहुत बड़ा बताया जाता है और यहाँ की रॉक आर्ट एक विशाल इलाके में फैली हुई मानी जाती है। खास बात यह है कि ऑस्ट्रेलिया में इंसानी मौजूदगी बहुत पुरानी मानी जाती है, लगभग 60,000 साल या उससे भी ज्यादा समय से। यानी यहाँ की कहानियां और परंपराएं सिर्फ पुरानी नहीं हैं, ये बहुत लंबे समय से चलती आ रही एक निरंतर परत जैसी है। और इसी के बीच वांजना की पेंटिंग्स आती हैं, ऐसी आकृतियां जिनके चेहरे सफेद, आंखें बड़ी और काली, और सबसे अजीब बात, मुंह नहीं। ये बिना मुंह वाली बात छोटी नहीं है। जब कोई इंसान किसी देवता, किसी राजा या किसी इंसान को बनाता है, तो वह चेहरा पूरा बनाता है, आंख, नाक, मुंह, भाव। लेकिन वांजना में अक्सर मुंह गायब है। कुछ लोग कहते हैं कि ये इसलिए है क्योंकि इनके पास बोलने की जरूरत नहीं, ये ताकत और ज्ञान का प्रतीक है। कुछ लोग कहते हैं कि मुंह इसलिए नहीं बनाया जाता क्योंकि मुंह बनाने से बारिश या तूफान का संतुलन बिगड़ सकता है, या किसी तरह की निषेध परंपरा है। लेकिन एलियन बायस में देखें तो यह और भी सीधे तरीके से समझ में आता है। कई आधुनिक ग्रे एलियन जैसी कल्पनाओं में भी बड़े नेत्र और छोटा स्लैश कमजोर मुंह दिखाया जाता है, और यहाँ तो मुंह है ही नहीं। यही समानता लोगों को खींचती है। वांजना पेंटिंग्स में सिर के चारों तरफ जो हेलो या गोल सी परत दिखती है, वो भी बहुत चर्चा में रहती है। कई चित्रों में सिर के आसपास एक गोल घेरा या किसी हेलमेट जैसी रूपरेखा नजर आती है। कुछ चित्रों में ये घेरा इतना साफ लगता है कि लोग इसे हेलमेट बोलने लगते हैं। रिसर्च की मुख्य लाइन अक्सर यही रहती है कि यह आध्यात्मिक चमक हो सकती है या बादलों / बारिश का प्रतीक। लेकिन एलियन एंगल से यही हिस्सा सबसे ज्यादा भड़काता है, क्योंकि हेलमेट / कवर जैसा आकार कई बार किसी तकनीकी चीज की याद दिलाता है। और अब आती है सबसे बड़ी बात, लोकल अबोरिजिनल समुदायों की कहानी। आज के अबोरिजिनल लोग बताते हैं कि वांजना स्काई बीइंग्स थे, यानी आकाश से आए अस्तित्व।
उन्हें बादलों के, बारिश के और ऊपर की दुनिया के साथ जोड़ा जाता है। कई कहानियों में कहा जाता है कि वे ड्रीम टाइम के दौरान आए, यानी वह समय / विचार जो सिर्फ सपना नहीं बल्कि उनके लिए सृष्टि और नियमों का मूल समय है। उन कहानियों में वांजना को पृथ्वी और जीवन के निर्माण से भी जोड़ा जाता है। अब यहीं से एलियन बायस को खाना मिलता है, क्योंकि कहानी का अगला हिस्सा यह है कि वांजना ज्ञान लेकर आए, लोगों को तरीके सिखाए, जीवन चलाने की समझ दी और फिर गायब हो गए, यानी आए सिखाया गए वाला पैटर्न। यही पैटर्न दुनिया की कई जगहों की कहानियों में मिलता है और लोग इसी को जोड़कर कहते हैं कि शायद प्राचीन लोग किसी बाहरी सभ्यता के संपर्क में आए थे, क्योंकि अगर कोई समुदाय अचानक कहे कि कुछ अस्तित्व आए थे, उन्होंने हमें ज्ञान दिया, फिर लौट गए, तो आधुनिक दिमाग तुरंत पूछता है, ये अस्तित्व कौन थे? कई ड्रीम टाइम कथाओं में यह भी कहा जाता है कि वांजना धरती के अंदर या समुद्र की गहराई में चले गए और वहां रहने लगे, और वहां से वे चाइल्ड सीड्स जैसी बातों से जुड़े हैं, यानी जीवन के बीज। इस हिस्से को लोग अलग अलग तरह से समझते हैं। कुछ इसे शुद्ध रूप से प्रतीक मानते हैं, बारिश, जीवन, प्रजनन और प्रकृति का चक्र। लेकिन एलियन बायस वाला दिमाग इसे ऐसे पकड़ता है, वे नीचे चले गए, यानी उन्होंने अपना बेस किसी सुरक्षित जगह पर बना लिया, और बीज यानी उन्होंने जीवन / वंश / समुदाय के विकास में किसी तरह की भूमिका निभाई। यह सोच वैज्ञानिक रूप से साबित नहीं है, लेकिन कहानी का ढांचा लोगों को आकर्षित करता है। फिर एक तुलना उभरती है। कुछ लोग वांजना की कहानी को सुमेर की अनुनाकी जैसी कहानियों से जोड़ते हैं। तर्क यही होता है कि वहां भी तारों से आए जैसे वर्णन मिलते हैं, वहां भी ज्ञान देने का हिस्सा आता है, और वहां भी वापस आकाश में लौटने की बात कही जाती है। यह तुलना पक्की सच्चाई नहीं है, लेकिन यह दिखाती है कि जब अलग अलग जगहों पर स्काई बीइंग्स वाली कहानियां मिलती हैं, तो लोग उन्हें एक ही लाइन में रखकर देखने लगते हैं, और यहीं से एलियन थ्योरी वालों को लगता है कि यह सिर्फ संयोग नहीं, कोई बड़ा पैटर्न है। अब इस कहानी में एक और बहुत काम का हिस्सा है। अबोरिजिनल परंपराओं के बारे में कहा जाता है कि कुछ पुरानी बातें पुरातत्व के जरिए सही भी साबित हो रही हैं। जैसे उनके पास बड़े बड़े जानवरों, मेगाफोना की कथाएं थीं, जिन्हें यूरोपियन लोग पहले कल्पना मानते थे। बाद में जब बड़े जानवरों की हड्डियां और जीवाश्म मिले, तो लोगों ने माना कि उनकी यादों में कुछ वास्तविकता थी। एलियन बायस में लोग यही कहते हैं, अगर उनकी कुछ कथाएं सच निकली, तो क्या पता स्काई बीइंग्स वाली याद भी किसी अनुभव पर आधारित हो। यह साबित नहीं करता, पर शक को मजबूत करता है। इतिहास में एक नाम आता है, जॉर्ज ग्रे, 1837। कहा जाता है कि वह उत्तर पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के कठिन इलाके में गया और उसने वांजना की छवियां देखी। उसने स्केच बनाए और उन्हें अपने साथ वापस ले गया। यहाँ एक दुखद और गंदा चैप्टर भी जुड़ता है। 19वीं सदी के बहुत से यूरोपियन लोग यह मानने को तैयार नहीं थे कि अबोरिजिनल लोग इतनी बेहतर कला बना सकते हैं। इसलिए उन्होंने उल्टे सीधे तर्क दिए। कभी कहा कि ये किसी जहाज के टूटे हुए नाविकों ने बनाई होगी, कभी कहा कि कोई बाहर की सभ्यता यहां पहले से थी, कभी किसी ने इन्हें चीनी लोगों के अजीब कपड़ों जैसा बता दिया। असल में यह उनके अपने पूर्वाग्रह थे। लेकिन इसी जगह कहानी का एक मजबूत हिस्सा आता है। अबोरिजिनल समुदाय आज भी वांजना को पेंट करते हैं। कहा जाता है कि हर कोई यह पेंटिंग नहीं कर सकता, केवल कुछ लोगों को अनुमति और जिम्मेदारी दी जाती है। यानी यह परंपरा टूटी नहीं, चलती रही। इस निरंतरता की वजह से लोग कहते हैं कि यह कोई फर्जी चीज नहीं है, यह उनकी पहचान का हिस्सा है। और जब कोई चीज हजारों सालों तक परंपरा में बनी रहती है, तो उसका मतलब यह जरूर है कि उसके पीछे कोई बड़ा कारण रहा होगा। अब एलियन बायस में असली सवाल यह बनता है, क्या वांजना सच में आकाश से आए थे आए, जैसा लोक कथाएं क्या कहती हैं, या यह सिर्फ आध्यात्मिक प्रतीक है? अगर यह प्रतीक है,
तो मुंह क्यों गायब है? आंखें इतनी बड़ी क्यों हैं? सिर के आसपास घेरा इतना साफ क्यों दिखता है? और सबसे खास, क्यों इतनी बड़ी संख्या में यह शैली अलग अलग चट्टानों पर दोहराई जाती है? क्योंकि अगर यह सिर्फ एक कलाकार की कल्पना होती तो यह एक जगह सीमित रहती, लेकिन जब एक पूरा क्षेत्र एक ही तरह के चेहरे बार बार दिखाता है तो लगता है कि या तो यह एक स्टैंडर्ड धार्मिक रूप है या फिर किसी याद का बार बार दोहराया गया रूप। एलियन बायस यहां यह कहता है कि प्राचीन लोग जब किसी तकनीकी चीज को देखते थे तो उसे अपने शब्दों में आत्मा या देव कहते थे। उदाहरण के लिए, अगर किसी ने चमकते हुए कपड़े स्लैश सूट में किसी को देखा तो उसके पास स्पेस सूट शब्द नहीं था, वह बस इतना कहेगा कि ये कोई आकाश का प्राणी है। अगर कोई आवाज बिना दिखे आती तो वह उसे आकाश की भाषा कह देगा, और अगर कोई चीज अचानक आती जाती तो वह उसे ड्रीम टाइम या दुनिया के नियम का हिस्सा बना देगा। इस नजरिए में वांजना पेंटिंग्स एक फोटो नहीं है, लेकिन एक इंप्रेशन है, देखे गए रूप का, अनुभव किए गए डर स्लैश सम्मान का और उस झटके का जो किसी अनजान चीज से मिलता है। फिर भी दूसरी तरफ की सच्चाई भी जरूरी है। यह भी संभव है कि वांजना पूरी तरह आध्यात्मिक परंपरा हो। बारिश, बादल, जीवन और प्रकृति के चक्र से जुड़े प्रतीक। बड़ी आंखें दृष्टि का मतलब हो सकती हैं, मुंह न होना न बोलने का नियम हो सकता है, और हेलो बादल या वर्षा का संकेत हो सकता है। लेकिन एलियन बायस स्क्रिप्ट में हम यही कहते हैं कि प्रतीक और अनुभव दोनों साथ साथ चल सकते हैं। कई बार अनुभव ही प्रतीक बन जाता है। इसलिए वांजना का रहस्य सीधा नहीं है। यह सिर्फ एलियन है या एलियन नहीं है वाली बहस नहीं। असली रहस्य यह है कि एक समुदाय ने हजारों साल पहले कुछ ऐसा माना, कुछ ऐसा देखा या महसूस किया जिसे उन्होंने आकाश से जोड़ दिया, और उसे उन्होंने बार बार चट्टानों पर उतारा। और जब आप उन सफेद चेहरों को, उन बड़ी काली आंखों को और उन मौन आकृतियों को देखते हैं तो दिमाग अपने आप पूछता है, अगर ये सिर्फ कहानी होती तो इतनी जिद से इतनी पीढ़ियों तक क्यों चलती? यही वजह है कि वांजना पेंटिंग्स लोगों को बेचैन भी करती हैं और खींचती भी हैं, क्योंकि यहाँ पत्थर पर बना चेहरा आपको देखता है लेकिन कुछ कहता नहीं, मुंह नहीं है। और शायद यही सबसे बड़ा डर स्लैश रहस्य है कि जो चीज कभी ऊपर से आई मानी गई वह आज भी वही है, चट्टान पर, शांत और जवाब देने से इनकार करती हुई। नंबर 3, इंडियन यूएफओ केव पेंटिंग्स। छत्तीसगढ़ की दीवारों पर आकाश का दावा। अब तक आपने अमेरिका के कैनियन पैनल और ऑस्ट्रेलिया के वांजना देखे, लेकिन कहानी जब भारत आती है तो रहस्य और भी नजदीक महसूस होता है, क्योंकि यहां सिर्फ दूर के रेगिस्तान या जंगल नहीं है। यहां हमारे ही देश के अंदर कुछ गुफाओं में ऐसे चित्र बताए जाते हैं जिन पर लोग सीधे बोल देते हैं कि ये यूएफओ है। और सबसे बड़ी बात यह कि एक समय पर राज्य के पुरातत्व और संस्कृति विभाग ने इन चित्रों के अध्ययन के लिए अंतरिक्ष एजेंसी से मदद लेने जैसी बात भी कही गई। यानी मामला सिर्फ सोशल मीडिया की चर्चा नहीं, कम से कम कहानी के मुताबिक यह इतना अजीब था कि लोगों को लगा इसे गंभीर तरीके से देखना चाहिए। इन चित्रों की बात छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों से जोड़ी जाती है और बताया जाता है कि ये करीब 10,000 साल पुराने हो सकते हैं। भारत में रॉक आर्ट की संख्या बहुत बड़ी बताई जाती है, खासकर छत्तीसगढ़ में। कहा जाता है कि वहां इतने ज्यादा पुराने चित्र हैं कि उन्हें समझने में एक पूरी जिंदगी निकल जाए। और इसमें सच भी लगता है, क्योंकि हमारे देश में कई जगहों पर शैल चित्र मिलते हैं। जानवर, शिकार, इंसान, नाच गाना, रोजमर्रा की चीजें। लेकिन इसी सामान्य दुनिया के बीच कुछ चित्र ऐसे बताए जाते हैं जो सीधे सवाल खड़े कर देते हैं। यानी वे चित्र जिन पर लेख लिखे जाते हैं, बहस होती है और लोग कहते हैं कि यह तो समझ में नहीं आता। कहानी के हिसाब से इन गुफाओं में कुछ बहुत ही अजीब चीजें दिखाई देती हैं, जैसे कंगारू जैसे जानवरों के चित्र। अब यहीं से दिमाग रुक जाता है, क्योंकि कंगारू आज भारत में नहीं पाए जाते।
फिर भी अगर दीवार पर कंगारू जैसा कोई आकार बना है तो सवाल उठता है कि कलाकार ने वह रूप देखा कहां से? क्या यह सिर्फ कल्पना थी, या कोई ऐसा जानवर था जो किसी और तरह से यहां पहुंचा, या किसी ने बाहर की दुनिया से उसकी जानकारी / कहानी यहां पहुंचाई? और सिर्फ कंगारू नहीं, कहानी में जिराफ और मानव मछली जैसे मिश्रित रूपों का भी जिक्र आता है, यानी ऐसे जीव जिनका भारत की सामान्य प्रकृति से मेल नहीं बैठता। यहीं पर 2 रास्ते बनते हैं। पहला रास्ता यह कहता है, पुराने लोग भी हमारी ही तरह सोचते थे, उनकी कल्पना तेज थी, वे कहानी बनाते थे, इसलिए उन्होंने अजीब जीव बना दिए। दूसरा रास्ता यह कहता है, अगर उन्होंने ये चीजें बनाई हैं तो शायद उन्होंने कुछ असामान्य देखा होगा, और यही वह जगह है जहां एलियन बायस कहानी अपने पैर जमा लेती है। क्योंकि जब असामान्य दृश्य की बात आती है तो कुछ लोग सीधे जोड़ देते हैं कि यह आकाश से आने वाली चीजों का संकेत हो सकता है। इस हिस्से में एक लोकल पुरातत्वविद का नाम भी सामने आता है। कहानी में उन्हें J.R. भगत जैसा बताया गया है, और उनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने इन चित्रों का अध्ययन किया और तारीख भी बताई। हालांकि यह भी जोड़ा जाता है कि यह डेटिंग बाकी वैज्ञानिकों द्वारा पूरी तरह कंफर्म नहीं हुई, यानी कहानी खुद मानती है कि हर बात पक्की मुहर वाली नहीं है। फिर भी उनकी तरफ से यह दावा आता है कि कुछ आकृतियां दूसरी दुनिया जैसी लगती है, मानो वे स्पेस सूट पहने हों। अब स्पेस सूट वाली बात पर ध्यान दीजिए, क्योंकि अगर कोई पुराने चित्र में इंसान जैसा कोई रूप बना है और उसके सिर पर हेलमेट जैसा घेरा है, या शरीर पर ऐसी लाइंस / डॉट्स हैं जो कपड़े जैसी नहीं लगती, तो आज का दिमाग तुरंत उसे आधुनिक चीजों से जोड़ देता है। कहानी में यह भी आता है कि कुछ आकृतियों के हेलमेट पर एंटेना जैसे हिस्से दिखते हैं, और फिर एक और चित्र का जिक्र है, एक चकती जैसी चीज जिसके नीचे 3 पैर जैसे बने हैं, मानो लैंडिंग गियर हो। यह डिटेल बहुत खास है, क्योंकि चकती और पैरों वाला आकार सीधे उतरने वाली मशीन का इशारा करता है, कम से कम देखने वाले की नजर में। और फिर कहानी एक तुलना बनाती है कि ये आकृतियां अमेरिका के कैनियन पिक्टोग्राफ्स और ऑस्ट्रेलिया के वांजना जैसी भी लगती हैं, यानी अलग अलग महाद्वीपों में, अलग अलग समय और अलग अलग संस्कृतियों में अगर चेहरा फीचरलेस हो, आंखें बड़ी हों और शरीर पर अजीब पैटर्न हो, तो कुछ लोगों को यह एक जैसी चीज लगती है। एलियन बायस में यही सबसे बड़ा हथियार है, समानता। लोग कहते हैं 3 जगह अलग अलग, फिर भी चेहरे एक जैसे क्यों? अब इसमें लोक कथाओं वाला हिस्सा भी जुड़ता है। कहानी के मुताबिक स्थानीय लोगों में रोहेला या छोटे कद वाले लोगों जैसी कोई बात कही जाती है कि वे आकाश से गोल आकार की चीजों में उतरते थे और गांव से 1-2 लोगों को अपने साथ ले जाते थे, और जो गया वह लौटकर नहीं आया। यह लाइन सुनते ही आधुनिक दिमाग उसे एलियन एबडक्शन की तरह पढ़ता है, यानी उठाकर ले जाना वाली छवि। लेकिन यह भी ध्यान रखना जरूरी है कि लोक कथाएं अक्सर डर, चेतावनी और रहस्य से बनी होती हैं। फिर भी जब यही बात दीवारों के चित्रों के साथ जुड़ जाती है तो लोगों को लगता है कि कहानी और चित्र एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। कहानी यहां थोड़ी ईमानदार भी रहती है। वह साफ कहती है कि पुराने इंसान हमसे कम दिमाग वाले नहीं थे, वे भी होमोसेपियंस थे। उनके पास कल्पना थी, बस टेक्नोलॉजी नहीं थी। इसलिए यह भी हो सकता है कि उन्होंने देवता या एलियन जैसी कहानियां बना ली हों और पीढ़ियों तक सुनते सुनते लोग उन्हें सच मानने लगे हों, यानी कहानी पहले बनी फिर सच बन गई वाला रास्ता। एक दूसरा रास्ता भी बताया जाता है कि ये चित्र धार्मिक / आध्यात्मिक हो सकते हैं, यानी वे ऐसे दृश्य हों जिन्हें पुरातत्व में शामानिक इमेजरी की तरह देखा जाता है। मानव जानवर मिश्रण, आत्माएं, रूप बदलना और संकेतों की भाषा। उदाहरण के लिए जो एंटेना वाला एलियन दिखता है वह सिर्फ एक आदमी भी हो सकता है जिसके सिर पर सींग या जानवर के सींग जैसी सजावट हो। पुराने समय में कई समुदाय अनुष्ठानों में सींग, मुखौटे और प्रतीकात्मक पोशाक पहनते थे। इसलिए आज हमें जो हेलमेट लगता है
वह उस समय का अनुष्ठान का मुखौटा भी हो सकता है। यही वजह है कि इस तरह के चित्रों को लेकर निश्चित फैसला देना मुश्किल हो जाता है। लेकिन एलियन बायस स्क्रिप्ट का असली मजा इसी बीच में है, क्योंकि आप दोनों बातें एक साथ देखते हैं। एक तरफ चित्र बहुत अजीब लगते हैं और दूसरी तरफ यह भी सच है कि दिमाग अक्सर अजीब चीजों को अपनी सुविधा के हिसाब से नाम दे देता है। फिर भी कुछ डिटेल्स ऐसी हैं जो लोगों को छोड़ती नहीं, चाहे वह चकती के नीचे 3 पैर हों या हेलमेट जैसे सिर हों या फीचरलेस चेहरे हों। और जब यह सब एक ऐसे देश में मिले जहां रॉक आर्ट की परंपरा बहुत पुरानी और बहुत फैली हुई है, तो कहानी और भारी हो जाती है। इस हिस्से का एक और बड़ा पॉइंट यह है कि छत्तीसगढ़ में बहुत ज्यादा चित्र हैं। कहानी के मुताबिक इतने की पूरी उम्र लग जाए। इसका मतलब यह भी हो सकता है कि हम सिर्फ कुछ चुने हुए अजीब चित्रों को पकड़कर बाकी हजारों सामान्य चित्रों को नजरअंदाज कर देते हैं। यानी हो सकता है कि 95% चित्र जानवर, शिकार और जीवन के हों और 5% चित्र ऐसे हों जो अलग दिखें, और वही 5% इंटरनेट और बहस का चेहरा बन जाते हैं। लेकिन फिर भी सवाल वहीं रहता है, अगर 5% भी इतने अलग हैं तो अलग क्यों हैं? क्या यह किसी खास अनुष्ठान का हिस्सा था? क्या किसी खास घटना की याद थी? या फिर वाकई कोई ऐसा दृश्य था जिसे देखकर कलाकार ने कहा, यह चीज मैं भूल नहीं सकता? कहानी में यह भी कहा जाता है कि इन चित्रों पर रिसर्च अब भी चल रही है और उम्मीद है कि आगे और जानकारी आएगी। यही लाइन असल में सबसे सही लगती है, क्योंकि इस तरह के मामलों में बिना पक्के प्रमाण के अंतिम फैसला देना सही नहीं होता। लेकिन एक बात जो स्क्रिप्ट जोर देकर बनाती है वह यह है कि दुनिया के अलग अलग हिस्सों में तारों से आए लोगों की कहानियां मिलती हैं। नेटिव अमेरिकन की बातें, ऑस्ट्रेलिया की ड्रीम टाइम परंपराएं और फिर यहाँ स्थानीय लोगों की कथाएं। और जब यह सब एक साथ रखा जाता है तो कुछ लोगों को यह संयोग नहीं लगता। तो इस पॉइंट का निष्कर्ष यह है, भारत की इन गुफाओं के चित्र, चाहे वे कल्पना हो, प्रतीक हो, अनुष्ठान हो या किसी आकाश अनुभव की याद, देखने वाले के दिमाग में एक ही चीज छोड़ते हैं, सवाल। और शायद यही कारण है कि इन चित्रों की चर्चा बार बार लौटकर आती है, क्योंकि दीवार पर बना एक चेहरा, एक चकती या एक अजीब आकृति, अगर वह सच में आपके समय से बाहर की लगे तो वह आपको चैन से नहीं बैठने देती। आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये रहस्यमय गुफा चित्र सबसे ज्यादा चौंकाने वाले लगे तो कमेंट में लिखिए कि आपके हिसाब से ये कल्पना है या कोई असली संकेत।